सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। ई पाठशाला पे आप ऐप पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर सीरीज का ये 8वां पार्ट है। बहुत बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी का, क्लास 11th का ये चैप्टर। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब माओ जुदोंग जो थे वो पूरी तरीके से सीसीपी सरकार लेके आते हैं। ऑफकोर्स माओ जुदोंग की भी हत्या हो जाती है और वहां पे माओ जुदोंग के बाद यहाँ पर जू एन लाई एक फर्स्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब नाम आप देख सकते हो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, अभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। यानी कि 1959 से 65 के बीच में एक नई तरीके की डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है। असल में अक्टूबर 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर का नाम माओ जुदोंग ही था। उन्होंने इसका नाम रिक्रिएट करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया, यानी कि पीआरसी। पहले सीसीपी था, फिर बाद में पीआरसी हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि 1911 से लेकर 12 तक सन्यात सेन थे और उसके बाद काफी लंबे समय तक किसी की सरकार नहीं थी। लेकिन उसके बाद माओ जेडोंग की सरकार आई थी, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जू एनलाइ बनते हैं और उस समय ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकार के हाथ में आनी चाहिए, ये एक अच्छी बात इन्होंने करी। प्राइवेट यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड अबॉलिश्ड। उन्होंने कहा कि सरकारी सारा होगा भैया, प्राइवेट कुछ नहीं होगा, सब सरकार के हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए। इसीलिए इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट चलाया। इसको इसको पता नहीं हिंदी में ना लंबी छलांग वाला आंदोलन कुछ कहा जाता है, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने इस पे क्या फोकस करा? औद्योगिकरण, खेती और अर्थव्यवस्था, इन सब पे इन्होंने बहुत तेजी से सरकार की कंट्रोल में इन चीजों को करने की कोशिश करी। इसलिए इन्होंने 1958 में से लॉन्च करा था। इन्होंने इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से डेवलपमेंट दिया। इन्होंने सभी लोगों के घर के पीछे स्टील फर्नेस बैकयार्ड में लगाने की कोशिश करी। स्टील की भट्टियां होती है, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे आप आयरन ओर लेके आओगे, उसके बाद आप लोहा पिघलाओगे, देन लोगों के पास लोहा मिलेगा, ऐसा कुछ होता है ना, फिर उससे बनेगा। लेकिन ये कहा गया कि भैया लोग अपने घरों के पीछे में लगाएं, सही रहेगा। और पीपल्स कॉमन्स के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जहां पर जमीन होगी वहां पे कलेक्टिवली सभी लोग एक साथ मिलकर खेती करेंगे। ये सब हमें देखने को मिला। पीपल कॉमन्स कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं। माओ जेडोंग ने उस टाइम पीरियड पे क्या रियलाइज करा कि जनता को एकजुट करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल पे फोकस करा, जैसे कि जनता को अपने जमीन के बारे में, मदरलैंड से प्यार होना चाहिए, जनता को लोगों से प्यार होना चाहिए, काम से प्यार होना चाहिए, साइंस से प्यार होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी से प्यार होना चाहिए। दैट इज वाई उस टाइम पीरियड पे जो कम्यून सिस्टम है वो मॉडिफाई करा गया और बोला गया कि इंडस्ट्रीज को फैक्ट्री जो घरों के पीछे लगाने की सरकार सोच रही है, सही तरीका नहीं है ना। इससे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये चीज हमें देखने को मिली। कल्चरल रेवोल्यूशन मैं चाहता हूं कि आप खुद से पढ़े, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। ये माओ जेडोंग ने कहा था कि कल्चरल रेवोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें जिसमें जनता को अपने संस्कृति के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो रेड गार्ड्स उस समय स्पेशल बनाए गए थे ताकि वो चाइनीज कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सके, चाइनीज कल्चर को ही पूरी तरीके से फैला सके। दूसरा कल्चर उनकी लाइफ में इवॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री के अंदर है ना कि मतलब सभी धर्मों के बारे में अच्छा सिखाया जाता है, ऐसे इनकी कंट्री में सिर्फ चाइनीज कल्चर के ऊपर। आप इनकी मूवी उठा के देख लो, ये अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं बदलते हैं ये लोग, है ना। तो इसके लिए कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया गया था, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। माओ जेडोंग 1978 में आते हैं और कहते हैं कि भैया अब हमें मॉडर्नाइज होने की जरूरत है। इसीलिए इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करा। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर क्या फोकस करा? उन्होंने कहा इंडस्ट्रीज में, साइंस में और एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में हमें थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच अपनाने की जरूरत है ताकि हम लोग बहुत तेजी से डेवलप हो सके। और 1978 के अंदर ही डैंग शियोपिंग, जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लेके आए ताकि बाहर का बिजनेस इनकी कंट्री के अंदर आए, इनकी कंट्री के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लग जाए और इससे ये लोग डेवलप हो जाए। उसके बाद इन्होंने 1982, जहां पे एग्रीकल्चर सरकारी नहीं था, सरकारी था, 1982 के बाद इसको प्राइवेट कर दिया गया। 1958 के अंदर आपको पता होगा ग्रेट लीप मूवमेंट के टाइम पीरियड पे सब कुछ सरकारी था, लेकिन सरकार को पता चला कि सारे काम हम नहीं कर सकते, कुछ प्राइवेट भी होने चाहिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्राइवेट कर दिया, इंडस्ट्रीज को काफी हद तक प्राइवेट कर दिया और उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये बना दिया। 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन के अंदर जुड़े
और इस तरीके से चाइना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया इंटरनेशनल लेवल पे। और आप कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इसका वेस्टर्न कंट्री के साथ चाइनीज़ का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? जब से उन्होंने 1989 में खुलेपन की नीति अपनाई है और फाइनली वो अमेरिका से अपने सारे गिले शिकवे भूल गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द चाइनीज रिलीजन। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में? हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिसके बारे में एनसीईआरटी आपको बताती नहीं है, लेकिन ई पाठशाला का चैनल आपको ज़रूर बताएगा। सो हम बात करेंगे पिछली क्लास जो हमने डिस्कस करी है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो कोरिया के ऊपर होने वाला है। कोरिया के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें बताने की कोशिश करी गई है। सो हमने काफ़ी पार्ट बना दिए, एक एक पार्ट जाके सारे वॉच आउट करिएगा, ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।